Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Arshad Akif, CEO ASK Development. By profession, I'm a HR person और आपका host today's webinar. Our today's topic is skill versus attitude. Which one is more important? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास दो एमिनेंट स्पीकर्स हैं. शाहिद नाइम साहब, आप चीफ हैं एम्प्लॉय इकोनॉमिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्लानिंग मिनिस्ट्री. इससे पहले एसडीजीज पे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हैं. यूजुअली हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं, तो दिस टाइम वी थॉट वी मस्ट टेक insight and thinking and experiences of a government employee as well. शाहिद नईम साहब जो बहुत सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ही इज चीफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. पाकिस्तान की इकोनॉमी को इनसाइड आउट अच्छी तरह जानते हैं और सिंस ही हैज बीन फॉर द लास्ट मोर देन 2 decades इन गवर्नमेंट जॉब, सो ही नोज कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वेयर एटीट्यूड एंड स्किल मैच, और वन हैज टू choose one of the important thing out of these two. तो हमें ये अपना पर्सपेक्टिव हमें देंगे ताकि all those who want to continue their career along with corporate sector to government side as well, तो उनके पास भी insight होगी. खुर्रम राना खुर्रम अली खान साहब हमारे दूसरे स्पीकर हैं. आप सीईओ हैं एएसके डेवलपमेंट. ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एचआर एज वेल इन पाकिस्तान, इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड आल्सो अब्रॉड. तो ही विल ब्रिंग लॉट ऑफ इनसाइट एंड एक्सपीरियंसेस विद हिम फॉर आवर ऑडियंस एज वेल. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है, आई वुड रिक्वेस्ट खुर्रम साहब कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, स्किल और एटीट्यूड? देखिए, ए फॉर एटीट्यूड एक्चुअली. सो एटीट्यूड स्किल ऐसे कनेक्टेड हैं आपस में कि दोनों बहुत जरूरी हैं, बट हम मेरे ख्याल में प्रायोरिटाइज जैसे किया जाता है. एक वक्त पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि जस्ट लेट्स फोकस ऑन वन थिंग. एटीट्यूड की इब्तिदा बड़े पहले से हो जाती है, स्किल लेवल बहुत बाद में आता है. स्किल्स को हासिल करना या स्किल लेवल की जो परफेक्शन है या स्किल्स को, वो बहुत बाद में आता है. एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो बचपन से स्टार्ट हो जाता है, उसमें बड़ी होती है आप किस तरह आपका ब्रॉटअप हो रहा है, आप किस तरह चीजों को लेके चल रहे हैं, आपने स्कूल में क्या किया. जहां एटीट्यूड अच्छा होता है वहां आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट या स्किल्स की जो एक्विजिशन है वो बहुत बेहतर होती चली जाती है. मगर ये कहना कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ बिट ट्रिकी. जनरली अगर हम बात करें, हम ज्यादातर लोगों से पूछें तो वो हमेशा कहेंगे कि जी एटीट्यूड तो एक पर्सनल ट्रेट है जिसके बगैर कुछ भी नहीं होता. आपको स्किल तो आता है, आपको एक जॉब एक्वायर करने के लिए या आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने के लिए स्किल तो एक बहुत जरूरी चीज है, उसके बगैर आप जिसमें जा ही नहीं सकते. मगर अगर आपका राइट एटीट्यूड नहीं है तो देन आपके लिए चीजें हासिल करना, चीजों को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है. थोड़ी सी बात करते हैं एटीट्यूड है क्या. देखिए, एटीट्यूड और स्किल में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग. आप एक सेटल्ड वे, आप किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं, किसी चीज के बारे में कैसे फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. एटीट्यूड ये चीज है. ये स्किल्स तो आपको किसी चीज पे कमांड लेकर जाते हैं, बट आप कैसे डील करते हैं, इसलिए कि आपको, अगर आप लीडर हैं, आप टीम वर्कर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास टीचर हैं, आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट इदारे के बॉस हैं, जैसे हमारे को स्पीकर हैं शायद साहब, इज अ बिग नेम माशाल्लाह, बहुत सीनियर लेवल पे हैं, या मुझे ऐसा कोई बंदा है. तो हम सब में एक जो चीज है, हमारी स्किल लेवल तो बड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट एटीट्यूड का बेस होना, एटीट्यूड का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कामयाबी एटीट्यूड के साथ ही मिलती है. इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड में पर्सनल वैल्यूज भी आ जाती हैं. एटीट्यूड में पर्सनल वैल्यूज आ जाती हैं. आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, आपकी चीजों को कैसे डील करते हैं, ये सारी चीजें एटीट्यूड का हिस्सा है. स्किल्स क्या है? स्किल आर द एक्टिविटीज, कैपेबिलिटीज
जो हम डिलीवर करते हैं, या हम करते हैं या डिलीवर करते हैं, यस, हम प्रोफेशनल कैरियर को आगे कैसे लेके चल, स्किल उस पे आ जाती है। स्किल है क्या? एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। स्किल है क्या कि जी आपने किसी चीज को किस तरह सरंजाम देना है, ये आपके स्किल लेवल आता है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, बट ए फॉर एटीट्यूड स्टार्ट एटीट्यूड से होता है। मैं कंटिन्यू करूं कि आप शायद साहब के पास जाएंगे इसकी डेफिनेशन के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं आई वुड लाइक टू गो टू शाहिद नईम साहब। शाहिद साहब, अभी जो बात खुर्रम साहब हमसे शेयर कर रहे हैं, ही सेज द एटीट्यूड जस्ट फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट वी आर ए ह्यूमन एंड देन वी आर ए कैरियर ओरिएंटेड पर्सन। और जो स्किल है, इट इज अ टूल, इट सेल्फ इज नॉट अ ह्यूमैनिटी। आपका क्या ख्याल है? जी शाहिद साहब शायद शायद साहब का अपने माइक म्यूट उसमें है शायद साहब। शाहिद साहब अपना जी अनम्यूट मैं कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वालेकुम। आप प्रोडक्शन का, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेबिनार। खुर्रम साहब ने जो बात कही, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स। लेकिन यह बात भी अपनी जगह अहम है कि स्किल्स के बगैर काम नहीं होता, सिर्फ एटीट्यूड से काम नहीं होता। सही ये सही। बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि राइट स्किल होना बहुत जरूरी है, लेकिन राइट स्किल के साथ अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है, मसलन एक आदमी बहुत अच्छा एक्सपर्ट है लेकिन वो जब वक्त पड़े अवेलेबल नहीं है, वो नखरे कर रहा है, काम नहीं करके दे रहा, तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस तो फिर पीछे रह जाएगी ना। तो सही। मेरी नजर में स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन एटीट्यूड उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। तो ठीक है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ख्याल है कि दोनों का एक मिक्स मैच ही बेहतर है? राइट नाउ वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज वन इन इन प्लेस ऑफ अदर, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी बिल्कुल, और स्पेशली जहाँ पे प्रोफेशनल काम होता है, जहाँ पे आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, तो अगर अच्छा स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है पेशेंट के साथ, तो वो भी सही पेशेंट सही। के लिए खतरनाक है। और अगर उसका अच्छा, एटीट्यूड सही है। ठीक नहीं है लेकिन बहुत अच्छा स्किल्ड डॉक्टर है, तो फिर वो मुमकिन है कि जिंदगी बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर दे, अगरचे उसका एटीट्यूड सही। अच्छा नहीं होगा। तो मैंने ये डॉक्टर की मिसाल जानबूझ के इस वजह से दी है कि यहाँ पे सही। हमें बहुत अच्छी अच्छा तरह समझ में आती है बात खुर्रम कि साहब, डॉक्टर आप बहुत अगर इंपॉर्टेंट इस मौजू पे भी हमें गाइड कर सकें कि ये हमारे करियर में ये कौन सा मौका होता है कि व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि ठीक है, मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ, बेसिक स्लाइड्स हैं, ताकि थोड़ा सा लोगों को ज्यादा मेरे ख्याल में एंगेज रह लेंगे। ओके 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 शायद साहब प्लीज स्टे ट्यून, वी आर कमिंग बैक टू यू। बेसिक्स हैं तो बेसिक उसमें आई एम श्योर के शायद सर, देखिए हमने अभी बात की कि एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड की डेफिनेशन मैंने बताई कि जी एटीट्यूड आपका हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, आप कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज में आता है। स्किल्स, एक्टिविटीज, कैपेबिलिटीज आपकी हैं जो किसी चीज को डिलीवर करने में काम आती है। अगर हम बेसिकली स्किल को डिफाइन करें तो एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कि आप किसी चीज को कैसे मुकम्मल करते हैं, कैसे तकमील पहुंचाते हैं। मीनिंग ऑफ स्किल क्या है कि अपनी नॉलेज को, इसलिए कि जब हम स्टिल रिमेंबर जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम पूछा था आज से कोई 20 साल पहले कि जी ASK स्टैंड्स फॉर, तो आपने कहा था एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, इसलिए कि हम HR में इन तीनों चीजों को इसी प्रायोरिटी से देखते हैं। पहले एटीट्यूड आता है, फिर स्किल आती है, फिर नॉलेज आता है। स्किल में आपको नॉलेज के साथ सही। अपनी चीजों को सर अंजाम देना स्किल में आ जाता है। एटीट्यूड के दो हिस्से हैं जिसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा, या उस तरीके से, एक तो पर्सनल एटीट्यूड हो जाता है जो बचपन से ग्रूमिंग होती है। हर नेचर का डिफरेंस होता है, कोई गुस्से वाला होता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, ये चीजें इंसान की फितरत में भी होती हैं, फैमिलीज में भी होती हैं, इलाकों पे भी डिपेंड करता है। वो पर्सनल एटीट्यूड है, हम उसकी तरफ नहीं आते, हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, इसलिए कि सारी बात हम एसके के। प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है? प्रोफेशनल एटीट्यूड है जी जिस मैनर में आप चीजों को काम करते हैं, अपने आप को, अपनी प्रोफेशनल सेटिंग को लेके चलते हैं। टर्म एटीट्यूड ऑफन डिस्क्राइब्स कि आप कैसे अपीयर कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, आप कैसे कैरी कर रहे हैं। एक मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, उस मीटिंग में आप किस तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं, किस तरह आप अपीयर होते हैं, ये एटीट्यूड का हिस्सा हो जाता है। सही। प्रोफेशनल जी, कुछ क्या? जी जी प्लीज कंटिन्यू। प्रोफेशनल एटीट्यूड
ज्यादा फॉर्मल है पर्सनल से। पर्सनल आपकी फितरत है, पर्सनल आपकी फितरत है जिसमें बहुत से हैं, तो हम पर्सनल एटीट्यूड किस लिए बात नहीं करते। पर्सनल एटीट्यूड उसी वक्त आप ठीक कर सकते हैं जब आपको समझ आए कि वाकई आप कुछ गलती कर रहे हैं, वो आदतें चेंज करने में। हम प्रोफेशनल की बात करते हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशनल एटीट्यूड के? कंपिटेंस, रिस्पेक्ट, कॉन्शियसनेस। कि आप किसी कंपिटेंस क्या है, ये सिंपल सी बात है। कंपिटेंस जो है वो आप किसी चीज पे आपका कंट्रोल कैसा है, आप अपने आप को, आपको चीजें पता है बट आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, अपने आप को कैसे बिहेव करते हैं, कितना नॉलेज आपके पास है, स्किल आपके पास है। बट अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है और आप उसको बता नहीं पा रहे अगले को कि जी मैं कितना कंपिटेंट हूं, तो वहां पे वीकनेस आ जाती है। जैसे अभी बात हुई कि जी डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा स्किल डॉक्टर है बट उसका एटीट्यूड जो नहीं है, तो उसको वो अपने पेशेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएगा। और हम जानते हैं लोग सर्जन के पास जाते हुए घबराते हैं, उनसे सर्जरीज करते हुए घबराते हैं, जो अपने आप को कंपिटेंट शो नहीं करते। तो ये पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। स्किल आपके पास जितनी भी हो, अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते तो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड में इसका मतलब है यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू लर्न। कॉन्शियसनेस, किस तरह फील आपके अंदर कैसी है, आप फील कैसे कर रहे हैं, आप अपनी फील को इजहार भी करें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि आप जैसा भी सोचते हैं, अगर आप इजहार नहीं कर पाते, मोहब्बत आपको किसी से कितनी है, अगर आप उसका इजहार नहीं कर पा रहे ना, तो नामुकम्मल हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस इसी चीज का नाम है कि आपकी फीलिंग क्या है, आप उनको कैसे उसका इजहार करते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। वर्क प्लेस एटीट्यूड में कॉम्बिनेशन होता है एटीट्यूड, अपीयरेंस, मैनर्स का। एक वर्क प्लेस पे जैसे हम काम करते हैं, चाहे आपका अपना ऑफिस हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, चाहे आप कहीं स्टूडेंट हो, कहीं भी जाए, आप प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड, अपीयरेंस, मैनर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आप लेके चलते हैं। अभी हम स्किल की बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। मेन प्रिंसिपल जो होते हैं प्रोफेशनल वर्क के, कि ट्रीटिंग योर मैनेजर्स, कॉलीग्स एंड क्लाइंट्स विद रिस्पेक्ट। अगर आप किसी प्रोफेशनल उसमें आते हैं, इवन हम कॉलेज की बात कर ली, यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, कि अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कॉलीग्स को 360 जिसकी हम बात करते हैं, और या जिन लोगों से आपकी डील करते हैं, आप उनको डील कैसे करते हैं, ये चीजें आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड का हिस्सा होते हैं। कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते जी एटीट्यूड की बात करें, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है हमें, लोग कहते हैं ना एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो एटीट्यूड में बिहेवियर, मैनर, जिस तरह आप अपीयर करते हैं, जिस तरह आप लोगों को डील करते हैं, दैट इज एटीट्यूड। और इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉजिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड आपके तमाम चीजों में सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे स्किल्ड हैं, अगर आपकी स्किल लेवल 80% भी हो, जैसे कॉर्पोरेट में हमेशा कहा जाता है कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये हाशवानी, सदरुद्दीन हाशवानी का एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं स्किल लेवल पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, मैं इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसी चीज को हम एटीट्यूड को कहते हैं कि स्किल लेवल पे हम लोग, अब जब हम लोगों को हायर कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कंपिटेंट लोगों को रखें, बट एक ऐसा आदमी जो टीम प्लेयर नहीं है, जो टीम के साथ हार्श है। हमें पता है कि हमारे जो क्लाइंट्स जिनसे डील करना है वो उनसे अच्छी तरह डील नहीं करेगा, तो हम उसके स्किल लेवल को इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो, उसकी स्किल बहुत अच्छी होगी बट ही इज नॉट बिहेविंग वेल, ही इज नॉट बिहेविंग एप्रोप्रिएटली, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। पर्सनल एटीट्यूड वो जब भी डेवलप हो सकता है जब इंसान को रियलाइज हो जाए कि हाँ मैं गलत हूं। एटीट्यूड की बात आ गई, अब हम बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। ओके, प्रोफेशनल स्किल्स, फिर वही बात है कि कुछ चीजें कुदरती इंसान के अंदर, फितरतन इंसान के अंदर स्किल्स होती हैं, जैसे जो क्रिएटिविटी लोगों के अंदर होती है वो नॉर्मली बिल्ट इन होती है, बिल्ट इन होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बिल्ट इन उनके अंदर ये खुसूसियत होती है कि वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। कुछ लोगों में एक नेचुरल टैलेंट होता है, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं। पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल स्किल्स की, इसलिए कि जो कुदरती, अगर आपके पास स्किल है और हम लोग घरों में बैठे हुए, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल स्किल है क्या? प्रोफेशनल स्किल जनाब, कैरियर कंपिटेंसीज एंड एबिलिटी यूज्ड इन वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेस मींस चाहे वो आप वहां पढ़ने जाते हैं, चाहे वो आप नौकरी करते हैं, चाहे वो आपका अपना इदारा है, चाहे वो आप कंसल्टेंट हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, कि आपकी जो कंपिटेंसीज और एबिलिटीज हैं जो अपने काम को पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स गिनी जाती हैं। प्रोफेशनल स्किल्स हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है कि आप, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हाथ से काम आता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कि आपको पता है। इसलिए कि जैसे कस्टमर सर्विसेज के लोग हैं, उनका एटीट्यूड और स्किल मिक्सअप हो जाता है, इसलिए कि उनकी स्किल ही लोगों को डील करना है। रिसेप्शन की फ्रंट डेस्क की जो जॉब्स होती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है कि उनको काम ही होता है कि उन्होंने लोगों को डील करना होता है। उन्होंने लोगों को जब डील करना है तो डेफिनेटली वो उनकी स्किल लेवल में आ जाता है, तो एटीट्यूड के साथ मिक्स हो जाता है। जनरली जब हम बात करते हैं स्किल्स कौन सी, अगर हम थोड़ी सी समरी करें, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी स्किल में आता है, अच्छी कम्युनिकेशन।
टीम के साथ काम करना, टीम मैनेजमेंट या टीम के साथ काम करना टीम वर्क स्किल्स में आता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी स्किल है। आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो, सब कुछ आता हो, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, आप आगे नहीं जा सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सोल्यूशन इसको कहते हैं, ट्रबल शूटिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसको हैंडल कैसे करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है। क्रिएटिविटी, वर्क एथिक्स, इंटरपर्सनल, तो ये सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है। जो जनरल बात है, मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, या एक एचआर प्रोफेशनल है, एक फाइनेंस प्रोफेशनल है, जो हमारी एजुकेशन है वो तो एक अलग स्किल है, उसके बगैर तो हम उस फील्ड में आ ही नहीं सकते। बट जनरल प्रोफेशनल स्किल हम जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए कि जो ऑडियंस है वो कोई किसी फील्ड से होगी, कोई किसी फील्ड से होगी, तो ये ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं। व्हाई आर प्रोफेशनल स्किल्स इंपॉर्टेंट? प्रोफेशनल स्किल की हेल्प से आप सक्सीड करते हैं। आप अपनी जॉब पे, जॉब मींस लाजमी नहीं कि नौकरी की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक असाइनमेंट कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट एक असाइनमेंट कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट इदारे के सरबराह हैं और आप उसकी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी स्किल होती है बहुत बड़ी, तो उसके मदद से आप अपनी चीजों को अचीव करते हैं, अपनी जॉब को, अपने असाइनमेंट्स को सक्सीड करते हैं। उसके बाद जनाब अली, अब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हैविंग द स्किल्स टू शो योर मैच्योरिटी एंड डेडिकेशन। यह बहुत बड़ी स्किल होती है कि आपने अपने जो काम आपको आता है उसको पोर्ट्रे कैसे करते हैं। आप पोर्ट्रे कैसे करते हैं, उसकी मदद से आप अपने कैरियर में एडवांस चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी हैं, हम जो कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ बड़े लोगों ने ग्रेजुएशन की थी, या बड़े लोगों ने प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की थी या डॉक्टरेट की थी, बट कोई किसी जगह पे होता है, कोई किसी जगह पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने एटीट्यूड तो आई गया कि वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यूज कैसे करता है, अपने प्रोफेशनल स्किल्स को पोर्ट्रे कैसे। आपको आता सब कुछ है, जैसे होता है ना, बच्चे क्लास में कहते हैं जी टीचर सवाल पूछे, जी आता जरूर है बता नहीं पा रहा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके स्किल्स जो आपके अंदर हो, आप उससे पोर्ट्रे भी कर सकें। मैं आगे चलूं कि ले लें, या मैं भी अपने कंप्लीट कर लूं? रिक्वायर्ड स्किल्स, प्रेफर्ड स्किल्स पे जाऊंगा कि क्या चीज होती है। लेट मी कंप्लीट। स्किल्स की हम बात करते हैं तो जब अगर हम किसी असाइनमेंट को अप्रोच करते हैं या हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो 3 तरह की स्किल्स होती हैं जिनके जनरल असेस किया जाता है: रिक्वायर्ड, प्रेफर्ड, डिजायर्ड। रिक्वायर्ड तो कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग की जॉब या डॉक्टर की जॉब है तो यू हैव टू बी अ डॉक्टर, यू हैव टू बी एन इंजीनियर। एचआर प्रोफेशनल की जॉब है, यू हैव टू बी एचआर पर्सन। फाइनेंस की जॉब है, यू हैव टू हैव अ फाइनेंशियल डिग्री, आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस आना चाहिए। ये आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, इसके बगैर आप किसी चीज को अप्रोच ही नहीं कर सकते, ये तो बेस है। प्रेफर्ड स्किल्स क्या होती हैं? जो आपको एज देती हैं, वो आपको सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो चाहे कुछ हो, उसको सिक्योर करने में आपको हेल्प करती हैं कि आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको रिक्वायर्ड स्किल्स के ऊपर एक एज आती है। डिजायर्ड स्किल ख्वाहिशात होती हैं, वो एड ऑन होती हैं, वो एक टॉपिंग होती है कि अगर आपके अंदर ऐसी कोई स्किल्स हैं जिसमें एक एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तो वो डिजायर्ड होती है। तो बट रिक्वायर्ड और प्रेफर्ड स्किल्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सिक्योर करना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई असाइनमेंट हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट आपने एक्वायर करना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिक्वायर्ड स्किल्स के बगैर तो आप एंटर ही नहीं हो सकते। जैसे बात हुई कि आपके पास अगर स्किल ही नहीं है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी या आपको प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। प्रेफर्ड स्किल्स एड ऑन होती है, आपको सिक्योर करने में हेल्प करती है। डिजायर्ड स्किल ख्वाहिशात होती है, चेरी ऑन टॉप उसको कहा जाता है जनरली। नुमान देखिएगा किसी का माइक ओपन है, आप माइक म्यूट करवा दें प्लीज उनका। जब हम बात करते हैं कि एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं तो इस चीज को समझाने के लिए, एटीट्यूड और स्किल, जब किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूं कि समझ आए कि लोग इसको, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो सीनियर पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, वो कैसे देखते हैं। ये बड़ा नेचुरल होता है कि आपने रिक्वायर्ड स्किल्स के बगैर तो आप किसी को हायर करेंगे नहीं, बल्कि आप जो फिल्टर करेंगे लोगों को, उसी वक्त आपको आपके सामने आके बैठेंगे या आप उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे जब उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स मौजूद हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम राइट मिक्स टैलेंट का, एटीट्यूड का, एक्सपीरियंस का काउंट होता है। ये बहुत ज्यादा दफा होता है कि जी वी नीड अ कॉम्बिनेशन। बहुत कम होता है कि जिसमें सारी की सारी चीजें, वो तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगी ना कि जब एक आदमी है उसके अंदर सब कुछ ही मौजूद है। बहुत ज्यादा होता है। मार्क मर्फी एक ऑथर है हायरिंग एंड एटीट्यूड के, वो कहते हैं जी 89% ऑफ द टाइम इफ अ न्यू हायर फेल्स इट्स ड्यू टू एटीट्यूड। कि इसलिए कि जब रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ तो आप एक जगह पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी प्रोजेक्ट को बिड किया, एज ए कंपनी हम किसी प्रोजेक्ट को बिड करते हैं, हम एज ए
कैंडिडेट किसी जॉब को अप्लाई करते हैं, तो अगर रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होंगे ना, आप कैटेगरी में नहीं आते। मतलब मिसाल के तौर पे आई एम अ फाइनेंस पर्सन, अगर मैं डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर दूं तो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है तो मैं आऊंगा ही नहीं किसी सूरत। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग फेल होते हैं वो राइट एटीट्यूड ना होने की वजह से फेल होते हैं, इसलिए कि स्किल इज कंपलसरी, स्किल के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप स्किल होगी तो आप उस मेन फोकस की तरफ जाएंगे। तो इट्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल के बगैर अगर मैं एटीट्यूड को कहता हूं कि जी एटीट्यूड प्रायोरिटी पे आता है, फॉर एटीट्यूड पहले एटीट्यूड आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना कि स्किल के बगैर तो आप उस फील्ड में ही नहीं जा सकते। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये लीथल कॉम्बिनेशन होता है। एक्सपीरियंस तीसरी चीज होती है, हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे कि एटीट्यूड भी है, स्किल भी, एक्सपीरियंस नहीं है, उसके ऊपर लोग रिस्क ले लेते हैं। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, आपकी स्किल लेवल है, तो लोग आपके ऊपर बेट करने को तैयार होते हैं, लोग आपके ऊपर रिस्क लेने को तैयार होते हैं कि जी स्किल है, एटीट्यूड है, समझ है, टीम मेंबर के तौर पे काम कर सकता है, कुछ कर लेने का राइट पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो लोग रिस्क लेने को तैयार होते हैं। एक्सपीरियंस थर्ड नंबर पे आता है। नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता गेन की जा सकती है, बट ये जो दो चीजें होती हैं कहीं भी एंट्री पॉइंट पे बहुत जरूरी होती हैं। मुझसे अगर पर्सनल ओपिनियन लें, आई ऑलवेज से, इसलिए कि ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं या हायरिंग फायरिंग जो होती है वो एटीट्यूड की वजह से ज्यादा होती है। स्किल तो कंपलसरी है, स्किल होगी नहीं तो आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, बट आपके पास स्किल भी मौजूद है, इफ यू डोंट हैव राइट एटीट्यूड तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू सक्सीड। ये प्रेजेंटेशन मेरी होगी, हम बात करते हैं इसके ऊपर। चलें, ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। वैसे तो देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंटेशन बाय खुर्रम साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने इसके बेसिक्स पे हमें समझाया है, बट बिफोर दैट वी कम टू द पॉइंट्स ही हैज मेंशन्ड ओवर हियर। तो शाहिद साहब आपसे ये पूछना है कि आप ये बताइए कि जो हमारी इस वक्त जो ऑडियंस है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, अब वो अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं, अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करें कि वो एक राइट मिक्स बना सकें पॉजिटिव एटीट्यूड का और स्किल का। व्हाट टू डू नाउ? देखिए, पहली चीज तो मेरा ख्याल है कि हम सब जो जॉब में या किसी काम को करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। सही। पहली बात जो हमें अपने आप से तय करनी है वो ये कि हम अपने आप को कभी भी धोखे में ना रखें, अपने आप के साथ सच बोलें। और इस बेसलाइन के साथ स्टार्ट करते हुए आप खुद से ये पूछें कि जो असाइनमेंट, जो जॉब, जो टास्क आपने अपने सामने रखा है, आर यू मोटिवेटेड इनफ टू टेक इट फॉरवर्ड? अगर आप उसके लिए आपके पास स्किल सेट मौजूद है, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, आप डिटरमिन्ड हैं कि आपने ये काम करना है, तो इस चीज का ख्याल रखते हुए कि इस काम को करते हुए आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, मसाइल आएंगे, उनको आपने टैकल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और अगर आप ये काम कर सकते हैं और आपके पास स्किल्स हैं तो फिर यू डेवलप अ बिलीव विद इन योरसेल्फ कि जी आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं, और उसको अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें और काम को, जो स्टेप्स हैं उसको करें। स्टेप्स क्या करने हैं आपने? नंबर 1, आप उस ओवरऑल टास्क के मॉनिटरिंग के लिए माइलस्टोन्स आइडेंटिफाई करें, उनके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, रिसोर्सेज की मदद से अपना काम शुरू करें, और माइलस्टोन्स की मदद से अपने आप को मॉनिटर करते रहें कि आपकी प्रोग्रेस ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। और जहां मसाइल आ रहे हैं उन मसाइल को आप ऑन टाइम, अगर टाइम बेस्ड कोई असाइनमेंट है तो उसको ऑन टाइम आप टैकल कर पा रहे हैं। और होपफुली आप अपने आप को, अगर स्किल सेट मौजूद है, आप खुद कमिटेड हैं, आपका एटीट्यूड ठीक है, आपके साथ टीम ठीक है, तो आप इंशाल्लाह अपना टास्क को अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छे अंदाज में आपने हमें बताया है। हमारी ऑडियंस में मोहम्मद नवाज साहब ने कहा है कि उनका कमेंट है कि वी नीड बोथ एटीट्यूड एंड स्किल एंड देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, गुड कमेंट। तो खुर्रम साहब, यही जो क्वेश्चन मैं शाहिद साहब से कर रहा था, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अभी जैसे बात हुई और मैं कहूंगा कि स्किल
तो इम्पोर्टेंट है ही है ना, मतलब हम जैसे हमने बात की समराइज की कि स्किल का इस्तेमाल कहाँ होता है। स्किल का इस्तेमाल होता है किसी जगह पे किसी चीज को, चाहे वो अचीव करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी को जॉब पाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। तो प्री रिक्विजिट अगर हम बात करते हैं किसी चीज की ना, तो जाहिर बात है हम मतलब अभी अगर हम बात करें कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आया और उसमें कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म उठ के चली गई, तो डेफिनेटली वो मेरे ख्याल में उसमें टाइम जाया करने की किसी को भी जरूरत नहीं होगी कि उसको एवेल्युएट करे या जज करे कि एटीट्यूड है कि नहीं है। तो स्किल लेवल तो बड़ी बेस सी चीज है। स्किल लेवल का मतलब यही होता है कि हम भी जब प्रोजेक्ट भरते हैं और जो उनके मार्किंग पॉइंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले चीज होता है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई यूं उठा के उसको फेंक दिया जाता है डॉक्यूमेंट को। सारी बातें कोई देखता ही नहीं है कि किसी का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट स्किल्स नहीं है, तो उसको जरूरत ही नहीं है बात करने की, मजीद बात करने की। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि जी एटीट्यूड विदाउट स्किल इज नॉट, बट हम तो बात कर रहे हैं किसी चीज को अचीव इस्तेमाल का, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं, हमसे बात दर बात नहीं कर रहे कि एटीट्यूड या स्किल। जब हम मवाजना कर रहे हैं तो हम किसी बेस की वजह से मवाजना कर रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप जज ही नहीं होते, आप किसी चीज में एंटर ही नहीं हो सकते। बट आपको जो चीज एज देती है, अगर दो लोग हैं सेम स्किल्स के लोग हों, तो हमेशा जिसका एटीट्यूड बेहतर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बड़ा बेसिक सी चीज है। सही। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है शफीक अली साहब का, सॉरी टू कट यू फॉरम साहब, कि उन्होंने वही बात जो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे भी बात हो रही थी कि अपने आप को कहाँ और किस जगह पे हम असेस कर सकते हैं। ही इज आस्किंग अबाउट द टूल्स, असेसमेंट टूल्स क्या हैं, क्या आपको इंटरनेट पे अवेलेबल सेल्फ असेसमेंट टूल का हम इस्तेमाल करें, को अपनी जीडी के हवाले से क्वेश्चंस बना के अपने आप को असेस करें, अपनी कंपनी या अपने बॉस से जाके पूछें कि हम अपने आप को बेहतर असेस कर सकें, और फिर कोई रोड मैप डेवलप करें। या आप दोनों स्पीकर से मेरा ये क्वेश्चन है। पहले शाहिद साहब आप बताइए, फिर मैं खुर्रम साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि वो भी इस पर रोशनी डालें। दो लेवल्स पे इस पे बात हो सकती है। पहली चीज पर्सनल लेवल, और दूसरा ये है कि आपके वो प्रोफेशनल असाइनमेंट जहाँ पे आप असाइंड है, आपने कुछ पीटीआई गवर्नमेंट ने पिछले अपने दौर में एक चीज पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको उन्होंने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का, यानी हर मिनिस्टर का मिनिस्टर के साथ एक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हर सेक्रेटरी का अपने मिनिस्टर के साथ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हर सेक्शन सेक्रेटरी के साथ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और इसी तरह सेक्शन के तमाम इंडिविजुअल्स का परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट उनके चीफ के साथ साइन हुआ। दूसरे लफ्जों में ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट था कि आपके जिम्मे ये 10 टास्क हैं मिसाल के तौर पे, तो वो 10 के 10 लिस्ट किए जाएंगे और उन टाइमलाइन के मुताबिक, यानी Q1, Q2, Q3 या मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 उनकी अचीवमेंट के टारगेट्स लिखे जाएंगे, और फिर आपकी इवेल्युएशन है वो हाफ ईयरली या आफ्टर द ईयर बेस्ड ऑन योर दी अचीवमेंट होगी। और जहां पे आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जाहिर है कि इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर आप एक काम के लिए असाइन किया गया आपको और आप उसको अचीव नहीं कर सके, तो आपको फेलियर को नंबर 1 एक्सेप्ट करें, उसमें से लेसन्स निकालें कि इसमें आइंदा से अगर नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे यही काम दोबारा असाइन होगा या नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा असाइन होगा, तो मैं क्या चीज मुख्तलिफ करूंगा और मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूंगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं, तो दो अल्फाज बहुत वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आता है। कुछ लोग बार बार वांट का लफ्ज यूज करते हैं, मैं ये चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था, और कुछ लोगों के अल्फाज इससे डिफरेंट होते हैं जो उनकी कमिटमेंट को शो कर रहे होते हैं। तो वांट से कुछ नहीं होना, आपने आप रिसोर्सेज कमिट नहीं करेंगे, आप टाइम कमिट नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप कुछ अचीव नहीं करेंगे। तो उस काम को करने के लिए जो टारगेट्स आपने रखे हैं, ये तो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, कि एक नटशेल में आपको बता रहा है कि आप इंडिविजुअल के जिम्मे क्या काम है, सेक्शन के जिम्मे क्या काम है, सेक्रेटरी के क्या काम है। लेकिन इस हर काम को फिर आप ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को लिस्ट करते हैं, और फिर 1 बाय 1 लिस्ट एक्टिविटीज को
सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो सीक्वेंशियल होनी है और जो कंकरेंट होनी है उनको कंकरेंटली आप उनके ऊपर काम शुरू करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं और जो एफर्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए। तो आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको पता होना चाहिए, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए और टाइमलाइन को फॉलो करते रहें और अपने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटीज को 1 बाय 1 टेक करते जाएं। अपने आप को वीकली मंथली सेल्फ मॉनिटरिंग करें अपने टास्क की, तो कोई वजह नहीं है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव ना कर सकें। तो हम पब्लिक सेक्टर के अंदर इस परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को और उसकी बेसिस पे जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए, उसको इन दोनों को कंकरेंटली फॉलो करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने जो भी असाइन टास्क होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। बहुत बहुत खूब। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट से हम फायदा उठा सकते हैं जो टारगेट की शक्ल में आपके पास हो जाए या जेडी की शक्ल में, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन की शक्ल में जो टास्क आपके पास हैं, आप उससे अपने जो है वो पीयर से भी मदद ले सकते हैं, सीनियर से भी मदद ले सकते हैं, एनुअल अप्रेजल से भी। ठीक है, ये टूल्स हमें अवेलेबल हैं अदर देन दी सेल्फ असेसमेंट। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? ठीक है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस चीज को रियलाइज करना कि ये कितना इंपॉर्टेंट टास्क है। खुद कभी होता है कि आप अपने काम में बहुत मसरूफ होते हैं, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो चीजें ठीक चल रही हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब चीजें रुकती हैं। जैसे अभी मैं एक मिसाल, एक क्वेश्चन था है कि जी गवर्नमेंट सेक्टर में जूनियर एम्प्लॉय ज्यादा भी स्किल हो तो सिस्टम नहीं होता। देखिए, अगर अपने आप को आप लिमिट करेंगे ना तो सिस्टम कहीं भी हेल्प नहीं करेगा अपने आप को। अगर कहते हैं ना एक दर लमिया बंद करता है तो 70 दर खोलता है, तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए स्टेप जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहां पे आसपास के लोग आपको उठा के किसी और ऊंची जगह पे नहीं बिठा रहे, तो आपको जगह छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। जहां तक बात है टूल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे बात की कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनसे आप अपने आप को सेल्फ कर सकते हैं। आप 360 जब हम बात करते हैं एचआर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है एचआर और प्लस हम जितनी भी लोग बड़ी कंपनीज में अगर काम कर चुके हैं तो एक होता है कि 360 रिव्यू होता है। आपके जूनियर सीनियर और इक्वल लेवल से आपके बारे में रिव्यू लीजिए जाता है, तो वो काम आप खुद भी कर सकते हैं। आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, मैं अपने सुपीरियर थे मेरे, वॉज अ जोर्डेनियन, मैं उनके पास बैठा और उससे मैंने पूछा कि मुझे गाइड करें इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मेरा स्पेस थोड़ी स्लो है जिस स्पेस से मैं आना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार सबसे पहले एक बात करना, तुम्हारी जॉब में बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशंस देना। जैसे कि तुम जाहिर बात है सीनियर लेवल पे हो तो यू हैव टू प्रेजेंट एट वेरियस पोजीशन। तो दो चीजें तुम अगर करो ना तो तुम्हें बड़ी हेल्प मिलेगी। उसने कहा टेक्निकल आई डोंट हैव एनी कमेंट ऑन यू, यू आर डूइंग प्रीटी वेल, मच मोर देन एक्सपेक्टेशन। तुम ऐसा बोला करो और तुम जो हो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। तुम जब मीटिंग्स में जाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, तो तुम थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगते हो, तुम हाइपर हो जाते हो, तुम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तो तुम एक्साइटेड होते हो तो लोग समझते हैं कि तुम पजल हो रहे हो, तुम जो परेशान हो रहे हो। तो तुम एक तो बोला ऐसा करो, बहुत तेज बोलते हो, जाहिर बात है जब आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते दूसरी तो आप तेज होते हैं। तो वहां कोई डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग बैठे हुआ करते थे, तो कहा कि किसी की लिसनिंग स्किल डिफरेंट है। जाहिर बात है उर्दू बोलने वाला उर्दू तेज तेज भी समझ लेता है, बट अरबी बोलने वाला या फ्रेंच बोलने वाले को जब इंग्लिश ही सुननी है और उर्दू बोलने वाले ने इंग्लिश बोलनी है तो अगर बहुत तेज होगा तो मुश्किल हो जाएगी सुनने में। तो ये एक असेसमेंट थी जो मैंने की और मुझे बड़ा से हेल्प मिली कि आहिस्ता बोला करो और जब मीटिंग्स में जाते हो तो अपने आप को प्रेशर कम से। उसने मुझे ये तक कहा कि कभी अगर बहुत ज्यादा हो, ऐसी मीटिंग हो जिसमें तो बहुत सेंसिटिव हो, तो एक लेक्सोर्टनिल खा लिया करो। मैं कहा लेक्सोर्ट कहते मसल रिलैक्सेंट है, लेक्सोर्टनिल टेंशन होनी इज अबाउट मसल। तो इस हद तक आपको अगर अपने आप को इंप्रूव करना है तो आपको दूसरों की राय लेनी पड़ती है। आपको उसमें कभी कभी ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, मगर अगर आपने इंप्रूव करना है अपने आप को तो यू हैव टू डू समथिंग। आपको टूल्स की बात करते हैं, नेट पे टूल्स अवेलेबल है। आप कभी जाएं लिंक्डइन पे जाएं और जो सक्सेसफुल लोग हैं ना उनके रिव्यूज पढ़ें जो लोगों ने उनके बारे में दिए हुए और जो उन्होंने लोगों के बारे में दिए हुए। आपको एक आदमी की पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा, दोनों पढ़ें, जो उन्होंने लोगों को दिए और जो लोगों ने उनको दिए। आपको एक आदमी की पर्सनैलिटी का अंदाजा हो जाएगा कि यार ये क्या कैसा है, इसके अगर सक्सेसफुल है ना तो उसका एटीट्यूड क्या है लोगों की तरफ, अपने जूनियर्स की तरफ, अपने कॉलीग्स की तरफ, कि वो उनको किस तरह अप्रिशिएट कर रहा है और लोग उसको किस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे एनालिसिस बनाए कि जी क्या चीजें आप अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन का मैं फिर जो बताते हम दोबारा आपके पास आएंगे। थोड़ा सा मैं आइडियंस के क्वेश्चंस को प्लीज, इफ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू, क्योंकि ये खासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात हुई, तो डॉक्टर किफायतुल्लाह साहब ने कहा कि जी अगर जूनियर के पास ज्यादा अच्छा स्किल सेट हो और सीनियर के पास नहीं है एंड ही इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, तो जूनियर है, तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उस पे आ रहा है, तो हाउ टू हैंडल इट, इसी से मिलता जुलता अली साहब का भी क्वेश्चन है कि जी जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, तो वो क्या नेगेटिव अपने जो एटीट्यूड है उससे कैसे उसको कम्बैट कर सकता है। तो वैसे तो एक हद तक जवाब यहाँ पे शाहीना साहबा ने उन्हें दे दिया है कि भाई पॉजिटिव रहें जहां भी हों, इट विल हेल्प यू। लेकिन ये गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इवन हमें एनजीओस में भी ये तजर्बा हुआ है कि सम टाइम्स जो जूनियर है उसके पास स्किल सेट ज्यादा है, फॉर एनी हाउ सब्जेक्ट मैटर कह लीजिए या किसी भी हवाले से, तो यहाँ जो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, कैसे वो उसको हैंडल कर सकता है, ये आप दोनों साहबान से क्वेश्चन है। तो शायद सर स्टार्टिंग विद यू। जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर की फॉर्मेशन को समझते हैं तो आपको कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज जब ज्वाइन करते हैं पब्लिक सेक्टर को तो वो रिटायरमेंट तक उसी इदारे में रहते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि हर चंद साल के बाद रिक्रूटमेंट्स होती है, तो फ्रेश एंट्री होती है, नए लोग आते हैं, नए खून के साथ आते हैं, नए जज्बों और नए स्किल्स के साथ आते हैं। तो जनरली ऑलमोस्ट इन 100% ना कहूँ तो मैं 90% केसेस में कह सकता हूँ कि जूनियर्स आर मोर स्किल्ड कंपेयर टू द सीनियर्स। ये हमारे सेक्टर के अंदर इसी तरह से है। सही। और तो जो स्ट्रक्चर है पब्लिक सेक्टर का जैसा कि इस वक्त मौजूद है, जिसको अगर चेंज करने के बारे में बहुत से लोग बातें करते हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सका कि हम सेक्टर में लोगों की हायरिंग 2 साल या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर बेस कर सकें, तो डिसीजन मेकर्स के पास ये इख्तियार होगा कि अगर कुछ लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं या वो उनका एटीट्यूड ठीक नहीं, वो रिप्लेस कर सके। तो ये चूंकि इस वक्त ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो हर जूनियर अपने सीनियर से इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा बेहतर एटीट्यूड लेके आता है, ज्यादा लेटेस्ट नॉलेज लेके आता है। सीनियर्स जो है उनके पास क्या चीज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो जूनियर्स के पास निस्बतन कम होता है, जिसकी वजह से वो इस काबिल होते हैं कि उनको अपने साथ लेके चल सकें। और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक्सपीरियंस और स्किल्स दोनों जब मिलते हैं तो ज्यादा बेहतर आउटपुट निकलता है। तो प्रैक्टिकली यही हो रहा है। इसके साथ साथ जो खासतौर पे जो प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, जैसे हम प्लानिंग के अंदर इकोनॉमिस्ट ग्रुप, एक इकोनॉमिस्ट का ग्रुप है जो मुख्तलिफ डायमेंशंस ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर काम करता है। तो इनकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बनती रहती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे साथ जो जूनियर थे, वो आजकल पंजाब गवर्नमेंट में चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने प्लानिंग को रिजाइन किया और उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल में 50% लोगों को तो मिलती रहती हैं। उसमें से जो भी राइट एटीट्यूड के साथ प्लानिंग को ज्वाइन, यानी किसी गवर्नमेंट के इदारे को ज्वाइन करता है, नॉर्मली लोग ये सोच के आते हैं कि अब हमारी यहाँ से लाश ही निकलेगी इस मिनिस्ट्री या इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। लेकिन जो अच्छे एटीट्यूड के साथ लोग आते हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, जो चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, जो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं और जो अडेप्ट करने की सलाहियत जिनमें होती है कि जब इदारा चेंज होगा मुझे नई चीज सीखनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नए बॉसेस को फेस करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जिसके अंदर ये सलाहियत होती है उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं और ऐसे लोग बहुत तेजी से मूव करते हुए वर्टिकली ऊपर भी जाते हैं। तो सिस्टम के अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये फिर वही बात कि अगर इंडिविजुअल का एटीट्यूड ठीक है तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। गुड।
बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बात की है कि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो चीज़ों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो सूनर और लेटर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहां आप डाइवर्सिफ़ाई अपने करियर को कर सकते हैं। तो खुर्रम साहब, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, ख़ास तौर पर ये इस पस मंज़र में कि समटाइम्स अ पर्सन फील हिम और हरसेल्फ मिसफिट अंडर समबडी। तो क्या उसका राइट उसको उसके लिए राइट डायरेक्शन है? वो फ्रस्ट्रेट हो के भाग जाए, जाके अपने बॉस से कहे कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं, वेट एंड सी की उसमें रखे और अपनी स्किल को अपग्रेड करता रहे। व्हाट डू यू सी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हम वो उस कदीम जमाने में तो है नहीं कि एक जगह नौकरी की और उसके सही। बाद वहां वहीं से रिटायर हुए, मैट्रिक या एफए करके एक जगह पे चले गए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएशन कर ली तो अफसर ग्रेड में आ गए, उसके बाद वहीं से रिटायर होना है, वो जमाना तो चला गया। ठीक है। अब होता ये है कि पहली बात ये कि कॉम्बिनेशन चलते हैं एट टाइम्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज मैच होती हैं और प्रॉब्लम रूटीन में तो अंदाजा ही नहीं होता, एक आदमी सोच रहा होता है। पहली बात ये, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब मैं 9th क्लास में था ना, तो हमें पता चला जी हमने 10th क्लास को फेयरवेल देनी है। तो हमारे टीचर ने हमें बड़े मिसाल में समझाया, उसने कहा जी आपने 10-10 रुपए लेकर आने, 5 रुपए जो ये आपका खाना है और 5 रुपए आप अगले साल खाएंगे। तो आपको एहसान नहीं कर रहे, तो आपने 5 रुपए आप खुद खाएंगे, 5 रुपए आप दूसरे के दे रहे हैं, वो आपने अगले साल आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो जूनियर है ना, उसने कभी सास भी कभी बहू थी, जो जूनियर है उसने कल को सीनियर होना है और उससे नीचे लोग आ रहे हैं जो उससे ज्यादा टैलेंटेड होंगे। देखिए, नई जनरेशन हमेशा ज्यादा टैलेंट के साथ आती है, हमेशा। अब पॉइंट ये आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जी कॉम्बिनेशन चलता है। एट टाइम्स हमें लग रहा होता है कि हम ज्यादा कंपिटेंट हैं। कोई आदमी किसी आदमी को, जैसे हमेशा मेरे वाले समझाया करते थे कि भाई तुम्हारी बड़ी बहन है तो वो बड़ी, अल्लाह मियां ने उसको बड़ा बनाया तो उसका दर्जा तुमसे बड़ा ही रहेगा हमेशा तौर पे। एक आदमी एक जगह पे बैठा हुआ है और आप हैं, अगर आपको कहते हैं ना, किसी को लात खींच के आगे तो आप नहीं जा सकते, टांग खींच के आगे नहीं जा सकते। आपको तरीका है अपने टैलेंट की बेस से साइड से निकले और आगे चले जाए, नहीं आप रास्ता चेंज कर लें। किसने कहा है कि आप उड़ते रहें जलते रहें? जैसे अभी शायद साहब ने बात की कि उनके जूनियर थे, वो पंजाब उसमें चले गए। बेताशा जगह आती है प्राइवेट सेक्टर में, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आते हैं? प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने आप को, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने आप को बाउंड किया जा रहा है कि हम अपने आप को बाउंड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि जी हमसे ऊपर हमारा जो बंदा बैठा है हमसे कम कंपिटेंट है। पहली बात ये कि पैमाना क्या है, आपको लग रहा है क्या, इदारे को लग रहा है? इदारे को लग रहा है, वो खुद डिसीजन ले लेगा। आपको लग रहा है, हो सकता है आप गलत हो। इसलिए कि जो उसका एक्सपीरियंस, और हम इस चीज को बहुत दफा जानते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं, हम बहुत दफा जानते हैं कि कभी कभी जहां क्राइसिस आता है ना, तो वहां पे आपको पता चलता है कि जो सीनियर बैठा हुआ है वो, उसका रोल क्या है रूटीन में। जो ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जब जंग होती है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है, हालांकि रूटीन में उसका कोई काम ही नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मवाजना ठीक तरीके से करें और आप अपने आप को जज मत बनाएं। इदारा जज कर लेगा, वो आपको मौका दे देगा। आप खुद जज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करें सीनियर की, और ये सोच लें कि 3 साल बाद आपसे जूनियर आपसे ज्यादा लेकर आएगा, तो क्या ऐसा ही हो कि आपको हटा के उसको कर दिया जाए? और जगह नहीं मिल रही, लाइन चेंज कर लें और इदारा कर लें। किसने कहा भाई, हम क्यों अपने आप को कंफर्ट लेवल में ला रहे हैं कि हमने उस जॉब में बैठ के उसी जॉब में बैठे रहना है? अपॉर्चुनिटी है, आप समझते हैं कि आप अपने आप को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, चेंज द लाइन। वेरी राइट। अच्छा, एक दरमियान में क्वेश्चन, आई थिंक ये मेरा नाम सॉरी शर्मीन साहिबा का ही है कि जी 360 डिग्री क्या है? जी, तो इट इज मोर ऑफ एचआर क्वेश्चन। तो फारूक रंधावा साहब भी हमारे साथ हैं। फारूक, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें, तो ये इम्प्लाई परफॉर्मेंस में, वैसे ये सेल्फ असेसमेंट भी इसमें शामिल होती है, इट इज मोर ऑफ इम्प्लाई असेसमेंट। तो कैन यू टेल अस अ लिटिल about this concept 360 degree assessment? Assalamu alaikum everyone. Thank you very much. I hope I am audible to everyone. Yes, please go ahead. जी। अच्छा सर, 360 पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं। मैं देख रहा था एक क्वेश्चन भी रेज हुआ है, आई थिंक अफजल सईद खान साहब की तरफ से हुआ है कि उन्होंने कहा जी कि यूजुअली जब इंडिविजुअल वैल्यूएशंस की हम बात करते हैं तो उसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये बहुत होता है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? देखें,
तो इसमें देखिए जी, इसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि आपके परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो है वो किस बेस पे हो रही है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है मेजरेबल नहीं है और वो पहले से म्यूचुअली एग्रीड नहीं है, या उसको कैसे एवेल्युएट करना है उसकी गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर है फिर तो ये वाली चीज जो है कंट्रोल कहीं पे भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने अपना एक अच्छा जो है वो हर जॉब को एनालाइज करके और उसके जो केपीआईज या मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप रेगुलरली ना सिर्फ अपने एम्प्लॉय को फीडबैक भी दे रहे हैं, और जब इवेल्युएशन का टाइम आता है वहां पे फिर ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट भी करते हैं, तो फिर आई थिंक इफ नॉट 100% दैट एटलीस्ट नियर टू 100% आप उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं किसी तरह। तो इसलिए आई थिंक ये जो है वो इंडिविजुअल की हो या चाहे जिसकी भी इवेल्युएशन हो रही हो, अगर बैक एंड पे अच्छी सॉलिड फुटिंग है, सॉलिड फुटिंग मीन्स के इन टर्म्स ऑफ आपकी जॉब जो डिफाइन हो रही है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो डिफाइन हो रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब आ जाए अगर हम 360 डिग्री, तो 360 डिग्री एक जॉब वैल्यूएशन का वो मेथड है जिसमें ना सिर्फ आप अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स बल्कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको भी उसमें एंगेज कर रहे होते हैं, और उनके भी आप कमेंट्स ले रहे होते हैं, उनसे भी आप इवेल्युएट करवा रहे होते हैं। मसलन आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स टीम है आपकी, तो इंटरनल अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो उनका क्या जो है जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी जॉब की उसमें वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड सिमिलरली एक्सटर्नली जिन जिन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन है, जिन लोगों के साथ जो है उन्होंने अपने कोई ना कोई अपनी रूटीन की एक्टिविटी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरेक्ट करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो जो है आप उनसे भी फीडबैक लेते हैं। तो इट इज बेसिकली आप एक होलिस्टिक फीडबैक है जिसमें ना सिर्फ आप इंटरनल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बल्कि अपने एक्सटर्नल्स को भी आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जिनकी के वैल्यूएशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंटरनल की है। जाहिर है अल्टीमेटली वो लोग भी आपको एक तरह से ब्रांड इमेज आपका क्रिएट हो रहा होता है, वो भी आपको देख रहे होते हैं आपके एम्प्लॉयज को कि ये कैसे हैं। बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल आमतौर पे मैं अक्सर कोट करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स की एक एग्जांपल लें हम। तो म्यूचुअल फंड्स में मैं अक्सर कहता हूँ कि एक 2006 में मेरे पास एक सेल्स वाले पर्सन आए, और आज तक जो है वो उन्हीं के साथ अपने जो है वो इन टच हूँ। वो अगर किसी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं तो बेसिकली उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसके साथ इन कॉन्टेक्ट है, वो जहां जहां मूव कर रहे हैं उसके साथ अपना जो है वो पोर्टफोलियो मूव कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरियाज आप डिफाइन कर लेते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपने उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, थैंक यू फारूक साहब, प्लीज स्टे विद अस। अच्छा, कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस एटीट्यूड से हटके थोड़ा सा साइकोलॉजी साइड पे या बॉस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। आई एम अफ्रेड कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चन लेंगे तो जरा मौजू से हम दाएं बाएं हो जाएंगे। प्लीज स्टे ऑन द छोटी सी चीज है, एक नालायक और बेइंसाफ बॉस से कैसे छुटकारा हासिल कीजिए। जॉब चेंज कर ले भाई, आप बॉस को चेंज नहीं कर सकते तो अपनी नौकरी तो चेंज करनी है, बॉस चूज कर ले, मसला क्या है? ओके, सिंपल है ना? फिर वो नहीं, देखिए ना, आपने हाथ को काट रहे हैं। एक बात बताया ना, आप एनालिसिस कर रहे हैं, फतवा दे दिया आपने कि आपका बॉस जो है वो नालायक भी है, नाइंसाफ है, आप बॉस चेंज कर ले, अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया है। मैं असल में इस मौजू को इसलिए नहीं छेड़ रहा कि ये भी तो डिबेटेबल है कि वो नालायक है भी है कि नहीं, या वो एम्प्लॉय की नजर में है। हम जो बता रहे हैं ना, दैट इज एटीट्यूड। व्हेन यू आर क्लेमिंग समवन नालायक और बेइंसाफ, प्लीज इंप्रूव योर एटीट्यूड, दैट इज द पॉइंट। एग्जैक्टली। और क्या आपको इसलिए वहां रखा गया कि आप अपने बॉस की इस्लाह करें, या यू आर देयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क? ये दो चीजें डिफरेंट है। तो लेट्स कम, एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरे कुछ टिप्स हमारे दोस्त को मिल गई। प्लीज लेट मी कम बैक, क्योंकि टाइम आपके बहुत कम है, तो मैं आप तीनों स्पीकर से ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अभी हम जब आपको साहब आपने डिफाइन किया रिक्वायर्ड स्किल, डिजायर्ड स्किल, डिजायर्ड स्किल को अगर मैं एचआर पर्सपेक्टिव में देखूं तो ये फ्यूचर स्किल्स भी हो सकती हैं जो आपको वक्त के साथ चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत होती है, खा वो टेक्नोलॉजी की हो, खा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हो, या आपके अपने टेक्निकल स्किल्स की बात हो। आप अब यहाँ अगर मैं ये सिनेरियो लूं कि जो हमारी ऑडियंस है दे आर वर्किंग ऑलरेडी सम, इसका मतलब है अगर उन्हें जॉब मिली है तो उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है इट इज देयर,
लेट अस टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब हम अगला मेरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हम डिजायर अपने रिक्वायर्ड पे तो हैं, लेकिन जाहिर है कि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर चीज हमारे इर्द गिर्द बदल रही है। तो हमें डिजायर्ड स्किल को किस तरह से हम असेस करें कि मेरी साल के बाद क्या जरूरत होगी मुझे या मेरी कंपनी को, 5 साल बाद क्या होगी, ताकि मैं आज से अपने आप को तैयार करूं और कल जब ले ऑफ हो या मुझे ये ना कहा जाए कि यू आर इररेलेवेंट नाउ। तो फ्यूचर स्किल्स के लिए आप हमें शाहिद भाई, लेट स्टार्ट विद यू, और फिर बाकी दो साहबान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एम्प्लॉयमेंट के इदारे हैं लेड बाय ILO, एक मौजू को एज अ परमानेंट मौजू बना के उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है और उसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ वर्क। मुस्तकबिल में काम किस तरह से तब्दील होगा। और कोविड ने हमारी आंखें खोली, बहुत तेजी से बहुत से लोगों ने अपने आप के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेके आए, और जो हम वेबिनार जितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, इतनी ही फ्रीक्वेंसी से पब्लिक सेक्टर में मीटिंग्स भी अब इसी तरह ऑनलाइन होती हैं। ऑलमोस्ट सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं। सही। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये फ्यूचर ऑफ वर्क ने हमारे उन बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं जो यूथ के अंदर पैदा हो रहे हैं कि हमारे लिए जॉब्स कहाँ से आएंगे। जो हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से कह रहे हैं, परेशान होते हैं लोग, तो मैं उन सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप ILO की वेबसाइट पे या गूगल में आप करें, फ्यूचर ऑफ वर्क को स्टडी करें। मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हमने सिर्फ अपने आप के लिए तैयार करना है। सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो फील्ड है, इसमें इस वक्त 6 मिलियन वैकेंसीज मौजूद हैं, जिसके लिए ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी तेजी से इस फील्ड को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, इस फील्ड के अंदर चले जाएंगे, उतना ही जल्दी उनको जॉब भी मिलेगी और उतना ही देर तक वो उस फील्ड में रहेंगे और उतना आगे जा सकेंगे। और इसी तरह से फ्यूचर ऑफ वर्क को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर बेशुमार नई पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं। इवन पब्लिक सेक्टर के अंदर जहाँ पे IT को बहुत कम अहमियत हासिल थी, कोविड के बाद बहुत तेजी से हर मिनिस्ट्री ने, हर गवर्नमेंट के इदारे ने इसके लिए मजीद लोगों को हायर किया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अपने आप को अपडेट रखें और मुस्तकबिल के ऊपर नजर रखें और हमेशा तैयार रहें सीखने के लिए। और नई चीज को आप जॉब के दौरान सीख सकते हैं, या अपने जैसे हम कहते हैं ना कि आपने तो पैदाइश से लेके मौत तक सीखना ही सीखना है, तो मरने से पहले पहले कुछ ना कुछ सीखते रहें। और हर नई चीज जो आप सीखेंगे वो आपके लिए एक नई विंडो खोलेगी। उस नई विंडो के जरिए आप एक नई अपॉर्चुनिटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड है हमारा, हमें इस तरह से सिखाया गया है, तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सही सही। तो फारूक साहब, आप फ्यूचर ऑफ वर्क के हवाले से हमारा क्या मिक्स देखते हैं एटीट्यूड एंड स्किल का? पहले आप आपको अनम्यूट कीजिए। अच्छा, फारूक साहब तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच सकी। तो खुरम, आप हमें बताइए आपके फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें व्हाइल वी आर वर्किंग। जी बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि हम अगर अपनी एनालिसिस करते जाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है या सक्सेस स्टोरीज को वॉच करें, दो तरीके होते हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और आप जूनियर या मिड लेवल पे हैं, तो आप जरूर देखेंगे जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जिनको इंपॉर्टेंस मिलती है या जो ज्यादा की प्लेयर है, उनका अटायर क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, उनमें क्या स्किल्स हैं। दूसरी बात ये होती है, जैसे भी शायद साहब ने बात की कि फील्ड्स बन रही है। आप एक इंडस्ट्री में कोई और कंपनी है जिसको आजकल तो बड़ा आसान है, नेट के ऊपर चीजों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल में काम करते हैं और आप ही की इंडस्ट्री में, आप ही के उसमें एक बेहतर कंपनी है जो ज्यादा बेहतर बूम कर रही है, तो आप देखें कि वहां के लोग कर क्या रहे हैं।
और आप अपने आप को उसमें रेडी करें। आज से 25 साल पुरानी बात है, एक साहब मुझे मिले दुबई में और उन्होंने कहा कि मैंने तो आईएसओ, उन दोनों नया हो रहा था कि मैंने आईएसओ में करके आई जस्ट फिक्स, मैं आई एम रीडिंग आईएसओ। उस कंपनी में आईएसओ का जिक्र भी नहीं होता था और 25 साल पहले आईएसओ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, अभी भी है, बट उससे नई नई चीज थी। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर काम किया। उन्होंने समझे कि जो 2 साल बाद कंपनी में आना था उस पर उन्होंने अपनी स्किल डेवलपमेंट करना शुरू की और जब 6-8 महीने बाद कंपनी को रियलाइज हो कि यस वी हैव टू डू दिस, ये हमने करना है, तो वो रेडी थे। तो थोड़ा सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद कुछ ना कुछ वर्किंग करनी है, एनालाइज करना है दुनिया में क्या हो रहा है। जो बड़ी कंपनीज में जॉब की रिक्वायरमेंट आ रही है, देखें, आप जॉब के लिए ना देखें, आप ये देखें कि उसमें रिक्वायर्ड स्किल लेवल क्या मांग रहे हैं, क्या एक्सपर्टीज है। जैसे अब तो जूम शूम बड़ी चीजें आसान हो गई हैं, कुछ अर्से पहले तो ऑनलाइन मीटिंग एक बहुत बड़ा इशू था ना, तो उसमें जो स्किल लेवल थे वो बड़ी चीजें इंपॉर्टेंस होती थी। तो आज के दौर में देखें जी फ्यूचर क्या है, क्या जा रहा है, ई कॉमर्स की बात हो रही है। हर प्रोडक्शन कंपनी को, हर सेलिंग कंपनी को जिनकी उसको ई कॉमर्स में जाना है, आप उन चीजों को देना शुरू कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, ये चीजें तो एनालाइज करें, देखिए इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप एनालाइज करें, अपनी इंडस्ट्री में करें, जर्नल करें कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोगों की सक्सेस स्टोरीज क्या है और अपने आप को डेवलप करना शुरू करें। अगर आपकी फील्ड में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन, हर जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उनमें एक सीपीए प्रोग्राम होता है जो आपको अपनी लाइसेंस मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस लाइसेंस मेंटेन करने के लिए आपको आवर्स अर्न करने होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आप अपने आप को अपडेट रखें। तो यही चीज मैं हर एक को कहूंगा कि आप अपनी फील्ड में क्या हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री जहां काम कर रहे हैं क्या हो रहा है, आप इर्द गिर्द देखें और इस चीज को देखें, जो नई चीज आ रही है अपने आप को पहले इक्विप करें, इंस्टेड के जब आपको सर के ऊपर पड़े फिर आप इधर उधर करें और हम फिर कहें जी बॉस नालायक हो गया है, कुछ हो गया है, वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस चीज को अपने इंप्रूव करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा फारूक, अपने आप को अनम्यूट करें, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। अच्छा, हमने इसके प्रदीप साहब ने अपना हाथ रेस किया था, प्लीज सेंड अस मैसेज, क्योंकि इस पर माइक हम ऑन करते हैं ऑडियंस का तो डिस्टॉर्श हो जाती है हमारी वॉइस जो है बहुत ज्यादा, तो इसलिए प्लीज सेंड योर क्वेश्चन इन चैट। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि हमने स्किल पे तो बात की, फ्यूचर स्किल्स की भी बात की और ये भी हमने बात की कि कहाँ कहाँ हम चेक कर सकते हैं कि नई रिक्वायरमेंट्स क्या आ सकती हैं। अब जरा एटीट्यूड के हवाले से भी हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव सामने रखते हुए, जिसका शायद साहब ने भी जिक्र किया कि कोविड ने आके चीजों को बहुत चेंज कर दिया, बेयर मिनिमम वो कौन सी कम से कम 3 ऐसी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बगैर हम ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन इज अ प्रोफेशनल वन। तो वो कम से कम 3 या 4 चीजें हमें बताइए ताकि वो अपने आप को, अपने एटीट्यूड पे हम उस पे आज से काम शुरू कर सकते हो। जी शायद साहब। मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बाय योर एटीट्यूड ओके, आर यू टू लर्न न्यू थिंग्स और नॉट, नंबर 1। ओके, नंबर 2, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेस चैलेंजेस और नॉट। सही। 3, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर और नॉट। ओके, अगर आप फेलियर के बाद काम छोड़ देते हैं तो भी खतरनाक बात है। अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये भी मसला है। और जाहिर है कि आप जब तक लर्निंग के फेज में रहेंगे, आप हमेशा नई चीजें सीखते रहेंगे और कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। मेरी नजर में ये 3 इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स के एस्पेक्ट्स। जी फारूक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी सर, आई टोटली एग्री विद शाहिद साहब। देखें, सेल्फ लर्निंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब बहुत ही फास्ट पेस में आपका जो रिक्वायरमेंट स्किल्स की चेंज हो रही है, इंडस्ट्री आपकी चेंज हो रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी सेल्फ लर्निंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है टू रिमेन सस्टेनेबल एंड कंपैरेटिव इन द मार्केट। दूसरा जो उससे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, कितने आप पॉजिटिव हैं हर चीज को अपने। देखें, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया, जैसे बॉस की क्वेश्चन किया कि मेरे बॉस जो है वो मुझसे ज्यादा जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। अब ये भी आपके एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाए कि आप अपनी सराउंडिंग्स के लोगों को कैसे जो है वो देखते हैं, कैसे उनको आप एनालाइज करते हैं। I think one should have to be positive with him or herself. बाकी जो है सर वो कोई there is no perfect one in the world.
सो इसलिए वो जो है किसी की चीज देखना कि किसकी क्या जो है डेफिशिएंसीज हैं और उसको हाईलाइट करना, दैट आई थिंक इज नॉट अ गुड ट्रेड व्हेन यू टॉक अबाउट द टीम बिल्डिंग, स्पेशली टीम वर्क की जब हम बात करते हैं। थर्ड जो है वो डिटेल ओरिएंटेड, कि कितने आप जो है अपनी चीजों को कितना माइन्यूटली और कितना डिटेल्ड में एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है एक अपना यानी जैसे हम थोड़ा सा आजकल की टर्म में एनालिटिकल एबिलिटी, आप बात उसको थोड़ा सा देखते हैं, आप कितना जो है अपने आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है और कैसे आप उसको जो है अपने काम को, अपने टास्क को आप एनालाइज करते हैं फ्यूचर और करंट नीड को सामने रखते हुए। So I think these three are very much important. Important for the attitude building. जी खुरम साहब। ऑलरेडी इस चीज को मैं मतलब हम समराइज कर ही चुके हैं करने के लिए कि बी पॉजिटिव वी हैव, हमारा आज का इंपॉर्टेंट था, और मेरे ख्याल में हमें इन क्वेश्चंस के साथ और डिस्कशन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट बट राइट एटीट्यूड इज द की। हम कैसे चीजों को देखते हैं ये एटीट्यूड में आता है, हम किस तरह चीजों को परसीव करते हैं एटीट्यूड में आता है, हम किस तरह चीजों को कैटर करते हैं एटीट्यूड में आता है। स्किल तो चाबी है, स्किल तो चाबी है, उसके बगैर तो आप कहीं एंटर ही नहीं हो सकते, बट राइट एटीट्यूड उसको ताले को खोलने में और उसके अंदर दाखिल होने में चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो स्किल है वो चाबी है और एटीट्यूड जो मास्टर की है, मास्टर की है, या उस चाबी को घुमाने का तरीका है, या उसको मोबिलिटी रखनी है, उसको मोबिलिटी रखनी है, चाबी को कंट्रोल रखना है, दैट इज एटीट्यूड। दैट्स वेरी राइट। वैसे उससे मुझे याद आया कि वो हथौड़ी में और चाबी में बात हुई, तो हथौड़ी ने कहा कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, और मैं तो ताला तोड़ सकती हूँ, तो और लेकिन फिर भी मुझे लोग नापसंद करते हैं। तो चाबी ने कहा कि देखो तुम वार करते हो फिर खोलते हो, मैं जाके दिल में चली जाती हूँ और उसको ओपन करने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। सो द एटीट्यूड इज अ की, ये दूसरों के दिल तक पहुंचने का और अपने वर्क इन्वायरमेंट में एक वैल्यू एडिशन का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया ऑडियंस का। सर इसमें मैं जस्ट एक छोटी सी, इफ यू अलाउ, छोटी सी एक चीज में ओके देखें सर, बिल्कुल ये खुरम साहब की बात जो है बिल्कुल ठीक है। देखें स्किल्स जो हैं वो विच कैन बी एक्चुअली यू नो बिल्ड, मुझे अगर एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए, हो सकता है मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल स्किल सेट ना हो, I can work on that as an organization, but attitude is something which I cannot work in that way. वो एक आपका इनबिल्ट बन चुका होता है, और आपको पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि एक सर्टेन एज के बाद फिर आपका एटीट्यूड को चेंज करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो so we should work right today on our attitude. Exactly, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि उसका एहतराम करें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।